प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय होगा कहानी और उपन्यास में अंतर। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और परीक्षा की दृष्टि से हमें देखना है कि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है, इसलिए इस प्रश्न को हमें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। कहानी और उपन्यास में बहुत सारे अंतर देखे जा सकते हैं। पहला अंतर है बच्चों, कथा वस्तु की दृष्टि से। कथा वस्तु की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में पर्याप्त अंतर है। जैसे कहानी संक्षिप्त कथानक को लेकर चलती है, जबकि उपन्यास विस्तृत कथानक को वर्णित करता है। उपन्यास जीवन के बड़े फलक को दृष्टि में रखता है, जबकि कहानी जीवन के एक अंश को देखती है और उपन्यास संपूर्ण जीवन को देखने का प्रयास है। इसी के साथ कहानी में एक ही मुख्य कथानक होता है, जबकि उपन्यास में मुख्य कथा वस्तु के साथ कई छोटी कथा वस्तुएं भी होती है। इस प्रकार विषय वस्तु की दृष्टि से कहानी संक्षिप्त विषय को लेकर चलती है, जबकि उपन्यास विराट कथानक को लेकर चलता है। उसके बाद दूसरा अंतर जो है बच्चों, वो है पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से। पहली बात तो ये है कि कहानी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। कम भी हो सकती है, पर ज़्यादा की बात है तो कहानी की तुलना में वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम चरित्र चित्रण की दृष्टि से बात करें बच्चों, तो कहानी में चरित्र चित्रण के लिए बहुत संक्षिप्त अवसर होता है। एक कहानीकार जब अपने पात्र के चरित्र को वर्णित करता है तो उसे सीमित शब्दों का प्रयोग करना होता है और बहुत कम शब्दों में चरित्र को उभारने का वो प्रयास करता है। इसकी अपेक्षा में यदि हम उपन्यास को देखें तो उपन्यास में चरित्र चित्रण के लिए पर्याप्त अवसर है। उपन्यासकार चरित्र चित्रण करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारे विषय वस्तु को वो केवल चरित्र चित्रण में प्रयोग कर सकता है। वो चरित्र को उभारने के लिए पात्र के जीवन में बहुत सारी घटनाओं को दिखा सकता है, जबकि कहानी में ये करना संभव नहीं है। कहानीकार चरित्र चित्रण के लिए बहुत सीमित शब्दों का प्रयोग ही कर सकता है। इस प्रकार ये दूसरा हमारा अंतर है। तीसरा अंतर बच्चों, देशकाल और वातावरण की दृष्टि से हम देख सकते हैं। जहाँ तक देशकाल की बात है तो कहानी और उपन्यास में वो समान रूप से चुना जा सकता है। जैसे कहानी और उपन्यास दोनों ही प्राचीन हो सकते हैं, मुगल कालीन हो सकती है, गुप्त कालीन हो सकते हैं। तो देशकाल कौन सा चुनना है, इस अर्थ में तो कहानी और उपन्यास में कोई अंतर हम नहीं देख सकते। मगर जब हम वातावरण निर्माण की दृष्टि से देखते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कहानी में वातावरण सृजन बहुत संक्षिप्त शब्दों में किया जा सकता है, जबकि उपन्यास में वातावरण चित्रण के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। वातावरण को उभारने के लिए उपन्यासकार पर्याप्त स्वतंत्र है, जबकि कहानीकार के लिए वातावरण वर्णन करने की स्थिति बहुत ही सीमित है। हम पूस की रात कहानी को देखें प्रेमचंद की, उसमें वातावरण निर्माण बहुत ही अच्छा किया गया है, परंतु प्रेमचंद के सामने वातावरण सृजन के लिए उतना अवसर नहीं है। इसकी विपरीत यदि हम उपन्यास को देखें तो उपन्यास में वातावरण सृजन बहुत व्यापक रूप से किया जा सकता है। उपन्यासकार बहुत सारे शब्दों को ले सकता है और बहुत सारे विषयों को लेते हुए वातावरण को वो बहुत व्यापक विराट रूप में उभार सकता है, जबकि कहानीकार के पास ये अवसर बहुत कम है। अगली बात हम देखें बच्चों तो शैली या भाषा की दृष्टि से हम देख सकते हैं। कहानी में कथाकार की शैली बहुत संक्षेप में सामने आती है, जबकि उपन्यास में उपन्यास की शैली विस्तृत रूप में पाठकों के सम्मुख नजर आती है। कथाकार जिस शैली को भी अपनाता है, कहानी में उस शैली का प्रयोग वह सीमित रूप में वर्णित कर सकता है, जबकि उपन्यास में शैली के प्रदर्शन को वो बहुत व्यापक फलक दे सकता है। भाषा के प्रयोग की दृष्टि से भी कहानीकार के पास सीमित अवसर है, जबकि उपन्यासकार भाषा को बहुत व्यापक रूप में उभार सकता है और बहुत से शब्दों को चुनते हुए भाषा को विराट आकार देने की स्वतंत्रता रखता है।
कहानीकार और उपन्यासकार की अपनी पृथक पृथक शैली होती है। इस बिंदु में हम यही देख सकते हैं कि कहानीकार के पास अपनी शैली को व्यक्त करने का सीमित अवसर है, जबकि उपन्यासकार के पास शैली को प्रयोग करने का और प्रस्तुत करने का बहुत ही विराट समय है, बहुत ही विराट शब्दों का वो इस्तेमाल कर सकता है। संवाद योजना की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में पर्याप्त अंतर होता है। कहानी और उपन्यास दोनों में ही संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवाद कहानी और उपन्यास को सजीव बनाने में सहायक है, मगर जब हम कहानी में संवादों को देखें तो कहानी में बहुत कम एवं लघु आकार के संवादों के प्रयोग के अवसर रहते हैं। पहली बात तो कहानीकार संवादों का प्रयोग कम करता है। दूसरी बात, जब वो संवादों का प्रयोग करता है तो वो उसे बहुत बड़े संवादों का प्रयोग नहीं करता है, वो छोटे छोटे संवादों का प्रयोग करता है। जबकि उपन्यास में बिल्कुल मामला उल्टा है। उपन्यास में एक तो उपन्यासकार बहुत सारे संवादों का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा वह जो है संवादों को बड़े बड़े रूप में भी प्रयोग कर सकता है, विशाल आकार के संवादों का प्रयोग भी कर सकता है। एक पात्र जब उपन्यास में अपने संवाद बोले तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर सकता है, जबकि कहानी में वो पात्र कम शब्दों का ही प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि कहानी में अवसर जो है वो ज़्यादा लेखक के पास नहीं होता है। कहानीकार केवल संवादों के द्वारा चरित्र को उभार नहीं पाता, जबकि उपन्यास में यह संभावना है कि संवादों के अधिक प्रयोग से उपन्यासकार चरित्रों को भी व्यापक रूप से उभार सकता है। इस प्रकार संवाद योजना में यह देख सकते हैं कि संवाद संक्षिप्त और कम होते हैं कहानी में, जबकि उपन्यास में संवाद बड़े बड़े भी हो सकते हैं और संवाद बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगला अंतर हम देख सकते हैं उद्देश्य की दृष्टि से। कहानी और उपन्यास दोनों ही किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, परंतु कहानी में उद्देश्य को पाने के बहुत सीमित अवसर होते हैं। बहुत कम शब्दों में उद्देश्य को प्राप्त की जा सकती है, जबकि उपन्यास में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर हैं। यहाँ तक कि एक बात हम और देख सकते हैं कि उपन्यासकार केवल एक ही उद्देश्य नहीं वरन एक से ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति भी उपन्यास में दिखा सकता है, क्योंकि उपन्यास के कार के सामने शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कहानीकार एक मुख्य उद्देश्य को लेकर चलता है और उपन्यासकार एक ही उद्देश्य को लेकर भी चल सकता है। साथ ही वो एक मुख्य उद्देश्य के साथ छोटे छोटे कई उद्देश्यों को भी अपने उपन्यास में वर्णित कर सकता है। इसलिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए कहानी में सीमित अवसर है और उपन्यास में अवसर बहुत ही विराट है। उपन्यासकार उद्देश्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है, जबकि कहानीकार इस दृष्टि से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकता है। अंत में हम निष्कर्ष पर जाएं तो हमें देख सकते हैं कि कहानी और उपन्यास में और भी बहुत अंतर हम देख सकते हैं। जैसे एक अन्य अंतर हम देख सकते हैं कि आकार की दृष्टि से कहानी को हम एक ही बैठक में पढ़ सकते हैं, जबकि उपन्यासकार जिस उपन्यास को लिखता है उसका आकार बड़ा होता है, हम उसे कई बैठक में पढ़ पाता है। पाठक एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर या इससे ज़्यादा भी उपन्यास को पढ़ने में लगा सकता है, जबकि कहानी को एक बार अगर पाठक शुरू करता है तो वो समाप्त करके ही उठता है। ये एक अंतर है। इसके अलावा हम दूसरा अंतर हम ये भी देख सकते हैं कि कहानी में कल्पना के प्रयोग के अवसर भी सीमित हैं। एक कहानीकार ज़्यादा कल्पनाओं की उड़ान नहीं भर सकता, जबकि उपन्यासकार विस्तृत कल्पना को उपन्यास में प्रस्तुत कर सकता है। वह कल्पना की ऐसी उड़ान तक भी जा सकता है कि पाठकों को अपने साथ लेकर चले और ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर सकता है, उसके लिए उसके सामने कोई बंधन नहीं है। एक और बात हम देख सकते हैं कि कहानी जीवन के एक ही अंश को देखती है और उपन्यासकार संपूर्ण जीवन को वर्णित कर सकता है। कहानी में जीवन की एक घटना का हम वर्णन करते हैं, उपन्यास में संपूर्ण जीवन भी वर्णित हो सकता है। या मान लीजिए एक ही घटना है तो उस घटना को ही बहुत विराट रूप में हम वर्णित कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार कहानी और उपन्यास में बहुत सारे अंतर हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और इस प्रकार कहानी और उपन्यास में अंतरों को हम देख सकते हैं। धन्यवाद।